नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। इस वक्त उत्तर प्रदेश पर निकाय चुनाव का रंग चढ़ा है, जिसे सीएम योगी ने नॉन स्टॉप प्रचार ने और ज्यादा गाढ़ा कर दिया है। क्योंकि जहां सपा और बसपा प्रचार की युद्ध में कहीं नजर नहीं आ रहे, वहीं सीएम योगी ने बैक टू बैक प्रचार कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। लेकिन जो अखिलेश यादव और मायावती निकाय चुनाव के महायुद्ध से गायब हैं, वो दक्षिण की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश जहां कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर साइकिल में हवा भर रहे हैं, तो मायावती तेलंगाना की जनता में अपना भरोसा पैदा करने में लगी है। लेकिन जितनी चर्चा निकाय के चुनावी जंग की है, उतनी ही जोर आजमाइश इस वक्त स्वार के उपचुनाव को लेकर जारी है। जहां आजम खान के साथ एक बार फिर से दांव पर है, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात दूसरे चरण की सबसे बड़ी लड़ाई। मुख्यमंत्री योगी ने ताकत दिखाई, क्योंकि जितना दमखम इस वक्त निकाय चुनाव में सीएम योगी दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा। या यूं कहें कि पूरा निकाय चुनाव सीएम योगी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। क्योंकि सीएम योगी जितना जोर अपने मजबूत माने जाने वाले इलाकों में लगा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दम वो निगम और नगर पालिका में दिखा रहे हैं, जहां भाजपा की इस बार अपने विरोधियों से कड़ी टक्कर है। क्योंकि आज सीएम योगी ने अलीगढ़, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में रैली की। इन सीटों पर इस बार भाजपा की अपने विरोधियों से सीधी टक्कर बताई जा रही है। पश्चिम का पराक्रम पथ, भगवा ब्रिगेड का चुनावी रथ। दूसरे चरण की सबसे बड़ी लड़ाई, मुख्यमंत्री योगी ने ताकत दिखाई। निकाय के महायुद्ध में पहले चरण की लड़ाई के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की लड़ाई पर टिकी है, जिसे फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्योंकि जिन 7 निगमों में चुनाव होना है, उनमें कई ऐसे हैं जहां विपक्ष पहले चरण के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन के भीतर अलीगढ़, बरेली और शाहजहांपुर में रैली कर सियासी तापमान बढ़ा दिया। इन परिवारवादी, जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था। गौरतलब है कि सीएम योगी ने निकाय की इस जंग में भाजपा का कमल खिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। वो करीब करीब हर जिले का दौरा कर चुके हैं। उनका फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जिन्हें 2017 में या तो भाजपा हार गई थी या बड़े कम अंतराल से जीती थी। क्योंकि रविवार को सीएम योगी ने जिन 3 नगर निगम में रैलियां की, उसमें अलीगढ़ की मेयर सीट बसपा के पास है, जबकि बरेली में भाजपा पिछली बार सिर्फ 12,700 वोट से जीती थी, जहां इस बार सपा ने अपने उम्मीदवार का पर्चा वापस लेकर निर्दलीय उम्मीदवार आईएस तोमर का समर्थन कर बड़ा खेल कर दिया है। वहीं शाहजहांपुर के नगर निगम बनने से पहले वहाँ सपा की साइकिल ही रफ्तार भरती रही। मतलब एकदम साफ है, सीएम योगी जितनी ताकत अपने स्ट्रॉन्ग जोन में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा जोर वो वीक जोन में भी लगा रहे हैं। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में गंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के गंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जोरदार चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराधियों पर की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए सब कुछ उत्तर प्रदेश में चंगा बताया। मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और जिन सीटों पर भाजपा कांटे की टक्कर में है, उन सीटों पर मुख्यमंत्री ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दरअसल भाजपा निकाय चुनाव के जरिए 2024 की पिच तैयार करने में लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि
जहां सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं अखिलेश यादव और मायावती निकाय की इस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे और न ही जयंत चौधरी निकाय की लड़ाई को उस तरह से लड़ रहे हैं जैसी उम्मीद की जा रही थी। अब निकाय का दूसरा राउंड खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अब तक विपक्ष के किसी भी बड़े नेता की कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और इस बार निकाय की लड़ाई में सीएम योगी खूब दिख रहे हैं। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे एक तरफ भाजपा के महारथी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के योद्धा है। निकाय के महायुद्ध में प्रचार की ताकत आप देखिए। योगी आदित्यनाथ रोज 2-3 जिलों में सभा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, ये भी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष भाजपा यूपी, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री हैं, ये भी चुनावी मैदान में है। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री। वहीं विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। मायावती अध्यक्ष भाजपा है, वो ट्वीट से ही कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करें, कुछ जगहों पर रोड शो उन्होंने किया, लेकिन जनसभा बड़ी देखने को नहीं मिली है। जयंत चौधरी अध्यक्ष रालोद, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस, जूम के जरिए मीटिंग तक ही उनका जो सियासी कसरत है वो सीमित है। ऐसे में कौन कितनी ताकत दिखा रहे, वो बात सामने आ रही है। और अब बात अखिलेश का दक्षिण संग्राम मायावती के तेलंगाना उड़ान की करते हैं, क्योंकि इस वक्त सपा हो या बसपा, दोनों ही यूपी के बाहर अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। क्योंकि अखिलेश 3 दिन तक कर्नाटक में पसीना बहा कर आए, तो मायावती तेलंगाना की जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं। दरअसल अखिलेश की कोशिश 24 से पहले अलग अलग राज्यों के बड़े नेताओं को अपने साथ एक मंच पर लाने की है, ताकि 24 में एक बड़े गठबंधन का खाका खींचा जा सके। कर्नाटक में अखिलेश की तीसरी चाल 24 में साइकिल कर पाएगी कमाल। मायावती की तेलंगाना उड़ान, दक्षिण में दलित दांव से आएगी जान। निकाय की चुनावी जंग में भले ही अखिलेश यादव और मायावती कहीं दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन दक्षिण की सियासत में अपनी ताकत का पूरा जोर लगा दिया गया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के जरिए दक्षिण में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक अपने दलित वोट को एकजुट करने में लगी है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा का पूरा जोर राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर है, क्योंकि हाल ही में कोलकाता में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब इसी बात पर चर्चा हुई कि स्थापना के 30 साल बाद भी पार्टी क्यों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा सिर्फ 10 साल में ही हासिल कर लिया। यही वजह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ दक्षिण के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि वहां के बड़े नेताओं से अपनी दोस्ती भी गाढ़ी कर रहे हैं। सपा को लगता है कि अखिलेश की ये दौड़ भाग 2024 के चुनाव में उसके काम आ सकती है। पूरे हिंदुस्तान का विपक्ष एक हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी को बेईमान सरकार, इन झूठों की सरकार को हटाने के लिए एक हो रहा है। बताओ, अखिलेश यादव तमिलनाडु 2 बार जा चुके, बात हो चुकी है वहां के मुख्यमंत्री की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से तो 3 बार बात हो चुकी है। ममता दीदी से कितने बार बात हो चुकी है। पूरा विपक्ष एक हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, तो अब चुकने की बात नहीं है। 2024 में ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हटाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यूपी के बाहर दक्षिण में साइकिल में हवा भर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार सपा ने कर्नाटक में 20 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। और इस बार सपा 17 सीट पर कर्नाटक में हाथ आजमा रही, जिनमें से 4 से 5 ऐसी सीट है जहां खुद अखिलेश ने 3 दिन में खूब पसीना बहाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लगातार चुनावी दौरे में सक्रिय हैं। अगर बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में वो लगातार प्रचार किए। इसके बाद अगर बात करें तो 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर वो पहुंचे हैं, जहां पे अगर बात करें तो आज उनके प्रचार का आखिरी दिन रहा, जहां उन्होंने तमाम सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अगर जाहिर तौर से बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव लगातार तमाम सारे विपक्षी गठबंधनों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनसे लखनऊ में मुलाकात की। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उन्होंने लखनऊ में मुलाकात की।
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी दक्षिण में खुद को मजबूत करने में लगी है। मायावती ने हाल ही में कर्नाटक में प्रचार किया था और अब मायावती ने हैदराबाद में भरोसा रैली कर किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की। आपके तेलंगाना स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री केसीआर के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने हमारी सरकार की नकल तो जरूर की यहाँ पर, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में अमली जामा नहीं पहनाया। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 3-3 एकड़ हम खेती करने के लिए जमीन फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल कागजों में जरूर जमीन दे दी, लेकिन जमीनी हकीकत में प्रैक्टिकल में आप लोगों को जमीन नहीं दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कर्नाटका के बाद तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अगर बात करें तो तेलंगाना में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उन्होंने हैदराबाद में भरोसा रैली को संबोधित किया। अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो लगातार अब दक्षिण पर अपनी निगाहें टिका कर रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जाकर के प्रचार किया और आज तेलंगाना में उन्होंने भरोसा रैली करके अपने दलित वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में बसपा को 2 सीटें आई थी, ऐसे में मायावती की कोशिश है कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, क्योंकि कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या बसपा अपने दलित वोट को दक्षिण में एकजुट कर पाएगी, क्योंकि बसपा 1-2 सीट जीतकर यहाँ की सरकारों में तो शामिल हो जाती है, लेकिन वो खुद किंग बन पाए ऐसी स्थिति में अब तक नहीं आ पाई। यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, जिसने अभी हाल ही में गुजरात में 1 सीट जीती, लेकिन सत्ता को चुनौती देने के लिए अभी बड़ी भागदौड़ बाकी है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये पूरी भागदौड़ जहां अपने पैर यूपी से बाहर जमाने की है, वहीं 124 से पहले इन राज्यों के बड़े नेताओं को अपने साथ एक मंच पर लाने की भी है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अखिलेश के साथ कौन कौन है और किससे किससे उनकी मुलाकात हो गई। पहली है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, तब वो अपने खास लोगों के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे। एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु, उनसे भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और कोशिश ये है कि विपक्ष को मंच पर लाया जाए। केसीआर, मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे भी मुलाकात हुई और वहां पर भी अखिलेश यादव ने जाकर सियासत की संभावनाओं को बुलंद करने के लिए 24 की राह को मजबूत करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जो खुद मिलने आए थे लखनऊ और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। एक मुलाकात मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के वक्त भी हुई थी, तब भी जब सांत्वना देने के लिए नीतीश कुमार आए थे तो बिहार और यूपी के बुलंद नारे की एक तस्वीर पोस्टर में देखने को मिली थी। खिचड़ी लंबे समय से पक रही है। और लालू प्रसाद यादव से अध्यक्ष आरजेडी जो हैं उनसे अभी हाल में ही मुलाकात हुई थी। मीसा भारती के आवास पर जाकर अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की थी और बातचीत हुई थी 24 की सियासी संभावनाओं को लेकर। तो ये वो बड़े छत्रप हैं क्षेत्रीय जो अलग अलग क्षेत्रों को संभालते हैं और इनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। 24 की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अब बात करते हैं रामपुर की महाभारत में गठबंधन का टेस्ट। स्वार के संग्राम में कौन बेस्ट, क्योंकि इस बार स्वार के उपचुनाव में सपा और भाजपा गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां भाजपा अपने गठबंधन को जिताने के लिए पूरा जोर लगाए है, वहीं सबसे बड़ी परीक्षा आजम खान की होने वाली है, जो बीते 2 उपचुनाव में अपने गढ़ में भाजपा के हाथों हार की मोह देख चुके हैं। रामपुर की महाभारत में गठबंधन का टेस्ट, स्वार के संग्राम में कौन साबित होगा बेस्ट। आजम खान की सबसे बड़ी परीक्षा, क्या सफर कर पाएगी स्वार की सुरक्षा। जहां एक तरफ निकाय चुनाव का शोर है, वहीं उपचुनाव को लेकर रामपुर के स्वार में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि चुनाव प्रचार में 1 दिन बाकी है। लेकिन उससे पहले भाजपा ने अपना दल एस के साथ मिलकर गठबंधन की ताकत दिखा दी और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी। देश की जो विकास की धारा देश में बह रही है, उसके साथ चलना है, या जो परंपरावादियों ने एक धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लोगों ने गुमराह करने का काम, समाज में वातावरण खराब करके लोगों को भयभीत करके वोट लेने का काम जो करते रहे,
उस धारा के साथ चलना। इस सीट पर अब कोई चुनौती नहीं बची है। जनता ने मन बना लिया है और जब जनता का मन बन जाता है तो आप जानते हैं कि फतेह तो फिर उसकी होती है जो जनता के मन में बसा होता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है और जनता की उपस्थिति ने आज यहाँ शफीक की जीत पर मोहर लगा दी। आपको बता दें कि स्वार की सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है, जहां अपने दल एस ने मुस्लिम वोट को देखते हुए शफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा है। तक जनता आसानी से पहुंच रखती हो तो इनके अच्छे कार्यों को एक नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीनी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हमने इन्हें टिकट दिया। जबकि सपा ने स्वार के मिजाज से उलट हिंदू कार्ड चलते हुए अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जहां भाजपा ने स्वार में अपने गठबंधन को जिताने के लिए पूरा दमखम दिखा दिया, वहीं अखिलेश यादव अब तक प्रचार करने नहीं पहुंचे। सपा प्रत्याशी खुद पूरे चुनाव का मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव जी आएंगे कि नहीं चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, वो नहीं आएंगे। नहीं आ रहे। आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अकेले मतलब फतेह कर लेंगे आप? हाँ, मेरा क्षेत्र है, मैं अकेली कहाँ हूँ। स्वार में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज चुनावी जनसभा की और गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरी तरफ स्वार में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान अकेले ही चुनाव प्रचार में डटी हुई दिखाई दी। स्वार की ये लड़ाई भले ही अपना दल एस और सपा के बीच हो, लेकिन इसमें साख आजम खान की दांव पर लगी है, क्योंकि बीते 2 उपचुनाव आजम खान अपने गढ़ में भाजपा के हाथों हार चुके हैं। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या आजम सपा को स्वार का ये संग्राम जिता पाएंगे, क्योंकि अगर जिता दिया तो पुरानी दोनों हार का हिसाब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन हार गए तो हिसाब और बड़ा हो जाएगा। रामपुर के स्वार से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात पहलवानों के समर्थन में 24 खाप के प्रधान गिरफ्तारी नहीं हुई तो आएगा तूफान, क्योंकि 24 खाप के प्रधान और कई किसान संगठन जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में उतर आए, जिन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन के भीतर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शांति वाली लड़ाई बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगी। पहलवानों के समर्थन में जुटे किसान, 15 दिन बाद आएगा तूफान। ब्रिजभूषण की सफाई, क्या गिरफ्तारी से खत्म होगी लड़ाई? दिल्ली का जंतर मंतर फिर एक बार एक बड़े दंगल में तब्दील हो चुका है। पिछले 14 दिन से पहलवान धरने पर बैठे हैं और अब 24 खापों के प्रधान और कई किसान संगठन पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 15 दिन के भीतर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने की बात कही है। मतलब पहलवान हो या खाप या किसान, किसी को भी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से कुछ भी कम पे मंजूर नहीं। ये फैसला हुआ है कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान हैं, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी। इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट हो। पहलवानों का प्रदर्शन पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है और उनकी एक ही मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और उनकी गिरफ्तारी हो। अगर बात करें तो आज पहलवानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के तमाम सारे खाप नेता पहुंचे और वहां पर पहुंच के उन्होंने अपने पहलवानों को समर्थन दिया। इस दौरान अगर बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी पहुंचे और साफ तौर पर कहा कि पहलवानों के साथ हैं। जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनको कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। पहलवानों के समर्थन में खाप और किसानों के आने से दिल्ली में हलचल बढ़ गई, क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में थी।
सोनीपत दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। सिंघू बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती रविवार सुबह से ही कर दी गई थी। वहीं पहलवानों के समर्थन में अब दिल्ली से सटे शहरों में भी जमघट लगने लगा है। लेकिन जहां पहलवान अपनी जिद पर अड़े हैं, तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी पीछे हटने को तैयार नहीं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 36 मिनट 9 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बृजभूषण ने अपनी सफाई में कई बातें कही। हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, जब भी जांच पूरी होगी मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना। अब पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह में कौन सच बोल रहा और कौन झूठ, इसका फैसला कोर्ट और पुलिस को करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 21 मई तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात प्रयागराज हत्याकांड का सबसे बड़ा रहस्य। फोन पर हुई थी अतीक और उमेश की बहस। ये वो खुलासा है जिसने हड़कंप मचा दिया है। जब अतीक को पूछताछ के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, तब उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उमेश उसके डर को चुनौती दे रहा था। अब पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अतीक और उमेश की फोन पर बात हुई थी, जिसमें अतीक की उमेश से बहस हो गई थी, जिसके बाद अतीक ने प्रयागराज हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी। प्रयागराज हत्याकांड का सबसे बड़ा रहस्य, फोन पर हुई थी अतीक और उमेश की बहस। अतीक ने फोन पर दी थी उमेश पाल को गवाही से पलटने की धमकी। भले ही पुलिस अभी तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन प्रयागराज हत्याकांड को लेकर हुए बड़ा खुलासे ने सबकी नींद उड़ा दी। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से ठीक पहले अतीक अहमद ने फोन पर उमेश पाल से बात की थी। अतीक ने उमेश पाल को राजूपाल हत्याकांड की गवाही से पलटने का आखिरी मौका दिया था। साथ में चेतावनी दी थी कि नहीं मानने पर अंजाम बुरा होगा, लेकिन उमेश पाल ने अतीक की बात मानने से मना कर दिया। इस बात के लिए दोनों में काफी बहस भी हुई थी। उमेश पाल से अतीक अहमद की बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी। ये बड़ा खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले एक दिन गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान अतीक की उमेश पाल से पॉइंट टू पॉइंट बात हुई थी। अतीक ने उमेश पाल को धमकाते हुए कहा था कि अपनी भलाई चाहते हो तो गवाही से पीछे हट जाओ। इसी बात पर उमेश पाल की काफी बहस हुई। इस दौरान अतीक ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी। फोन कटने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने भी उमेश पाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उमेश पाल ने गुड्डू को अपने घर से भगा दिया था। इसके बाद अतीक ने गुड्डू मुस्लिम, असद और गुलाम समेत अपने दूसरे गुर्गों को योजना के मुताबिक वारदात को अंजाम देने का फरमान सुनाया था। क्योंकि इसी फरमान के बाद ये सभी बरेली जेल अरशद से मिलने गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज बाद में सामने आया था। तकरीबन 2.5 महीने की जांच के बाद भी प्रयागराज पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी कि आखिरकार अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या क्यों कराई। क्योंकि जिस अपहरण के केस को लेकर दावे किए जा रहे थे, उस मामले में उमेश पाल का बयान काफ़ी पहले ही दर्ज हो चुका था और केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जबकि हत्या का मोटिव लगभग क्लियर हो चुका है, तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रयागराज पुलिस औपचारिक तौर पर पूरे मामले का वर्कआउट कब करती है, कब इस बात का खुलासा करती है कि उमेश पाल से फोन पर हुए विवाद के बाद ही अतीक अहमद ने इतनी बड़ी साजिश रची। हालांकि ये बात कितनी सच है ये गुड्डू मुस्लिम ही बता सकता है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। और बड़ी बात यह है कि मरने से पहले अतीक के भाई ने भी आखिरी बार गुड्डू मुस्लिम का ही नाम लिया था। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।